1968 का दिसंबर। दो लोग डेट पर गए लेकिन वापस कभी नहीं आए। यहां से एक नाइटमेयर स्टार्ट हुआ और इस नाइटमेयर का नाम था ज़ोडिएक। लेक हार्मन रोड, दिसंबर 20, 1968। तीन यंग कपल्स वहां डेटिंग के लिए थे। डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन एक दूसरे के साथ थे जब एक अननोन शूटर ने उन पर फायर किया। डेविड इंस्टेंटली मारा गया और बेटी लू सीरियसली वुंडेड हुई, लेकिन लेटर उसकी भी मौत हो गई। ये पहला डॉक्यूमेंटेड अटैक था जो लेटर ज़ोडिएक किलर के नाम से फेमस हुआ। 6 वीक्स बाद ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में माइकल मजाओ और डार्लिन फेरिन का अटैक हुआ। माइकल सीरियसली इंजर्ड हुआ लेकिन सरवाइव कर गया। डार्लिन फेरिन मर गई। पुलिस को अब समझ आया कि एक सीरियल किलर बे एरिया में ऑपरेट कर रहा है। सबसे चिलिंग एस्पेक्ट किलर का कॉन्फिडेंस और मेटिकुलस प्लानिंग था। वो केयरफुली क्राइम सीन्स छोड़ता और खुद को इनविजिबल रखता। दिसंबर 20, 1968 के बाद ज़ोडिएक ने अपना पहला लेटर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा, जिसमें उसने अपना सूडोनिम ज़ोडिएक यूज किया और क्लेम किया कि उसने पहले अटैक किया। इस लेटर के साथ उसने 408 सिंबल साइफर भेजा, जिसमें उसने छुपा मैसेज लिखा, I like killing because it is so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. साइफर आज भी फैसिनेशन का मरकज बना हुआ है। पुलिस और पब्लिक शॉक थे क्योंकि किलर ओपनली टॉन्ट कर रहा था और मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म बना रहा था। 408 साइफर एक पजल था। लेटर्स और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन सिंपल सब्स्टिट्यूशन और क्रिप्टिक लॉजिक पर मबनी था। साइफर का सॉल्यूशन किलर की ट्विस्टेड साइकोलॉजी का एक हिस्सा रिवील करता है। ये ज़ोडिएक का पहला सिग्नेचर था, टॉन्टिंग, कंट्रोलिंग और मीडिया के साथ खिलवाड़। लोग रियलाइज कर रहे थे कि ये सीरियल किलर सिर्फ रैंडम शूटिंग्स नहीं कर रहा, बल्कि कैलकुलेटेड और मैनिपुलेटिव है। पहले अटैक्स ने लोगों में पैरानोया पैदा की, मीडिया फ्रेंजी शुरू हुई और पुलिस को एहसास हुआ कि ये केस कॉम्प्लेक्स है। हर डिटेल, विक्टिम्स, क्राइम सीन्स, लेटर्स और साइफर एक इंटरकनेक्टेड वेब बन गई जो डेकेड्स तक अनसॉल्व रही। 1969 में किलर ने अपना अग्रेशन एस्केलेट किया। लेक बेरिएसा, सितंबर 27, 1969। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड पिकनिक कर रहे थे। ज़ोडिएक ने हुड पहना, सिंबल पेंट किया और मास्क कवर किया। विक्टिम्स को बांध के स्टैब किया गया। ब्रायन सरवाइव हुआ और डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की, जिसमें ज़ोडिएक का सिंबल और अटायर भी शामिल था। सेसिलिया शेपर्ड सीरियसली वुंडेड हुई, लेकिन लेटर उसकी मौत हो गई। ये किलर का मोडस ऑपरेंडी शो करता कि उसके जुर्म में डबल इंटेंसिटी आ गई थी। किलर का लुक अब एक आइकॉनिक टेरर सिंबल बन गया था। 2 महीने बाद अक्टूबर 11, 1969 सैन फ्रांसिस्को में टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन का कत्ल हुआ। ज़ोडिएक ने स्टाइन को शूट किया जब वो टैक्सी में पैसेंजर्स ड्रॉप कर रहा था। इस क्राइम सीन का एक क्रूशियल आई विटनेस एक स्कूल गर्ल थी, जो लेटर इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट साबित हुई। ज़ोडिएक ने अपना सिग्नेचर सिंबल और लेटर्स पुलिस को भेजना जारी रखा। पॉल स्टाइन का मर्डर अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि ज़ोडिएक ने सिटी स्ट्रीट पर पब्लिक क्राइम कमिट किया, जिससे उसकी रिस्क और बोल्डनेस जाहिर हुई। पुलिस और FBI इन्वॉल्व हुई। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने स्पेशलाइज्ड यूनिट्स डिप्लॉय की। किलर के पैटर्न को एनालाइज किया गया, लेटर्स का मुताला किया गया और पब्लिक वार्निंग्स इशू की गईं। लेक बेरिएसा और पॉल स्टाइन मर्डर्स में ज़ोडिएक ने अपना क्रिमिनल करियर एस्केलेट किया। पहले सेक्लूडेड एरियाज, फिर अर्बन सेटिंग्स और फिर खुले तौर पर मीडिया को टॉन्ट करना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने हर लीड परस्यू की, विटनेसेस से इंटरव्यू किए, क्राइम सीन्स रिकंस्ट्रक्ट किए और हर पीस ऑफ एविडेंस मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया गया। इस एक्ट में एम्फेसिस है किलर का मोडस ऑपरेंडी, पुलिस रिस्पांस और पब्लिक पैरानोया। बे एरिया में टेंशन बढ़ गई थी, हर सिटीजन कॉशियस हो गया। मीडिया कवरेज और पुलिस अलर्ट्स ने सोसाइटल फियर को एम्पलीफाई किया और किलर का मीडिया गेम मजबूत हुआ। ज़ोडिएक की आइडेंटिटी अभी तक अननोन थी, लेकिन पैटर्न और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल धीरे धीरे सामने आने लगे थे। ज़ोडिएक का मीडिया के साथ खेल अनयूजुअल था। वो टीवी शोज को कॉल करता, लेटर्स और साइफर्स भेजता। Z340 साइफर, नवंबर 1969 एक ऐसा क्रिप्टिक पजल था जो डेकेड्स तक अनसॉल्व रहा।
ये साइफर और भी कॉम्प्लेक्स और कैलकुलेटेड था, जो दिखाता था कि ज़ोडिएक अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था। पुलिस ने आर्थर ली एलन को एक की सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया। एलन पर शक इसलिए था क्योंकि वो बे एरिया में रहता था, स्कूल में काम करता और कुछ हैबिट्स और पोजेशंस ज़ोडिएक के पैटर्न से मैच करते थे, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद नहीं था। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एनालिसिस बाद में मैच नहीं हुए। एलन के खिलाफ कोई आई विटनेस ऐसा नहीं था जो 100% कंफर्म कर सकता। एविडेंस ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल थी, वॉच, नाइफ और कुछ लिखित सस्पिशियस थी, लेकिन लीगली काफी नहीं। ज़ोडिएक ने मीडिया को टॉन्ट करते हुए और लेटर्स में थ्रेड्स भेजते हुए पब्लिक फेयर को बरकरार रखा। पुलिस ने कॉम्पोजिट स्केचेस और सस्पेक्ट प्रोफाइल्स बनाए। Z340 साइफर की कॉम्प्लेक्सिटी और अनसॉल्व्ड रहना मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट को डेकेड्स तक जिंदा रखा। पब्लिक फैसिनेशन और फियर एक कंबाइंड कल्चरल फिनोमेना बन गया। आर्थर ली एलन के अलावा भी कई सस्पेक्ट्स और थ्योरी सामने आई, लेकिन ज़ोडिएक का असली शनाख्त कभी कंफर्म नहीं हुई। डीएनए और मॉडर्न फोरेंसिक मेथड्स ने कुछ क्लूज दिए, लेकिन डिसाइसिव कंक्लूजन अब तक नहीं मिला। इस एक्ट में एम्फेसिस है मीडिया का इन्फ्लुएंस, किलर की क्रिप्टिक जीनियस और सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन के चैलेंजेस। आज भी ज़ोडिएक किलर का केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। मॉडर्न फोरेंसिक एनालिसिस में डीएनए, हैंडराइटिंग और डिजिटल साइफर्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किलर की असली शनाख्त अभी तक कंफर्म नहीं हुई। Z340 साइफर का पार्शियल क्रैक हुआ, मगर उससे लिमिटेड मालूमात मिली और किलर की पूरी साइकी का राज खुला नहीं। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स ने डेकेड्स में मुख्तलिफ थियरीज पेश की। कुछ लोग खुद को ज़ोडिएक कहने लगे। केस ने पॉप कल्चर पर गहरा असर डाला। फिल्म्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिक्शनल कहानियों में ज़ोडिएक का आर्केटाइप इमॉर्टल बन गया। मॉडर्न डीएनए टेस्टिंग की लिमिटेशंस और सैंपल डिग्रेडेशन के बावजूद फोरेंसिक टेक्नोलॉजी कंटिन्यू कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग। केस का अनसॉल्व्ड स्टेटस फैसिनेशन और फियर को बरकरार रखता है। हर एक्सपर्ट और रिसर्चर स्पेक्युलेट करता है। ज़ोडिएक आज भी एक साया, एक मिस्ट्री और एक साइकोलॉजिकल एनिग्मा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप नेक्स्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री और थ्रिलिंग ट्रू क्राइम स्टोरीज मिस न करें। हम आपको ले जाएंगे ऐसे मिस्ट्रीज के अंदर जो डेकेड्स तक अनसॉल्व्ड रही हैं।